दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीनिवास। फिल्म में आप देख रहे हैं। श्रीनिवास जी के पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता हुई उसमें श्रीनिवास जी का योगदान रहा है। इन्होंने उसकी बारीकियां सिखाई है और बहुत कुछ हमने सीखा। हालांकि पिछले 2 दशक से कहूं तो मैं इनसे दूर रहा। हमें साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात इस संदर्भ में हुई है कि कुछ दिन पहले सुबह झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड में एक बड़ा विमर्श करा। विमर्श यह था कि उन्होंने दलित जातियों के दलित शब्द के बदले हरिजन शब्द का प्रयोग किया और न सिर्फ प्रयोग किया बल्कि डेलिबरेटली कहा कि हरिजन शब्द ही ज्यादा बेहतर है। उन्होंने सवाल किया कि पता नहीं क्यों लोग हरिजन के बदले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करते हैं। हालांकि बाद में जब राजेंद्र पाल गौतम आए, जो भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसके वे चेयरपर्सन है, उन्होंने इस राधा कृष्ण किशोर के उस बयान को खारिज कर दिया। बावजूद इसके दलित समाज और जो दूसरा बुद्धिजीवी तबका है उसके बीच यह बहस चल पड़ी है कि आखिर वह खोटा सिक्का, हरिजन शब्द जो खोटा सिक्का था, जो मार्केट में या बाजार के प्रचलन से बाहर हो गया था, राधा कृष्ण किशोर उस खोटे सिक्के को बाजार में फिर से उतारने के आतुर क्यों है। तो फिर चलते हैं सीधे श्रीनिवास जी, आपकी तो पूरी जिंदगी ही दलितों, वंचितों और उत्पीड़ित जातियों के हकूक पर कह सकते हैं। आप वो शख्स हैं जिन्होंने वंचित जातियों के लिए अपनी जाति का परित्याग किया। एक मिनट में सुधार लूं कि किसी के लिए मैंने नहीं त्याग किया। अच्छा। मैंने जब यह महसूस कर लिया कि यह जाति फालतू है, ये गलत विभाजन है और तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हम उस जाति से पहचाने जाए जिस जाति में संयोग से पैदा हुए। अरे किसी जाति में पैदा हो सकते थे, वही जाति हो जाते हैं। तो संयोग से राजपूत, ब्राह्मण, दलित, धोबी, नाई आप पैदा हो गए, हिंदू मुस्लिम पैदा हो गए, उसी नाम पर आप मरने काटने के लिए तैयार और उसकी गर्भवती ले हुए कालर खड़ा तो वो उसको हमने त्याग दिया। अब उस त्यागने का प्रोसेस ये था कि हम चूंकि समाज एक बेहतर समाज की बात करते थे, तो बेहतर समाज कैसे बनेगा जब तक कि जो वंचित है, जो हक मारा गया है, उसको सम्मान न मिले, बराबरी मिले तो होगा। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हम उनके पक्ष में खड़े हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। श्रीनिवास जी का दूसरा पक्ष यह भी है जो दर्शकों को जानना चाहिए कि जिस जो जेपी मूवमेंट ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का तस्वीर बदला, उसमें इनकी अहम भूमिका रही। उसके जेपी के एक सिपाही रहे। प्रभात खबर में लंबे समय तक पत्रकारिता की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के साथ जुड़कर सामाजिक मुद्दे पर आंदोलन चलाते हैं। तो श्रीनिवास जी फिर से वही सवाल, ये जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है राधा कृष्ण किशोर, सवाल कीजिए, हम सुन लिया। डेलिबरेटली शब्द हरिजन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं और कितना उचित है दलितों के लिए? मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो आपने खोटा सिक्का इस्तेमाल किया, आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये राधा कृष्ण किशोर अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि ये ठीक है कि हरिजन शब्द गांधी ने कहा और भले मन से कहा, कोई दुराव, कोई उनको नीचा दिखाना नहीं था, जो भगवान के जन हैं। अब जब दलित राजनीति आगे बढ़ी, अंबेडकर के लोग आगे बढ़े, उनको लगा कि हम क्यों, सब तो हरिजन हैं, हम भी हरिजन का, अलग से हरिजन हम क्यों हैं, हरि के जन तो सभी हैं, हम हरिजन कहलाना हमको पसंद नहीं। तो जिनको आप हरिजन कहना चाहते हैं वो कहते हैं कि हमको ये नाम स्वीकार नहीं है, तो आप क्यों उसको थोप रहे हैं। तो ये राधा कृष्ण जी को, किशोर जी को समझना चाहिए। और अगर उनको दिक्कत है तो अपने गौतम जी से बात करें और उससे ऊपर खड़गे जी से बात करें कि इस पर हमारा क्या स्टैंड होगा। भाई आप जो है उन लोगों से तालमेल भी चाहते हैं,
दलितों के साथ बैठना उठना चाहते हैं, वोट शेयरिंग करना चाहते हैं, तो दलित शब्द ज्यादा ठोस है, सुटेबल है, उससे पता चलता है दलित मतलब क्या। हाँ, मैं उसी सब सवाल की ओर आ रहा था। हाँ। कि जब हम किसी को हरदन बोलते हैं तो उसका एक क्या इंडिकेशन, उससे क्या तस्वीर बनती है, और जब दलित बोलते हैं तब क्या तस्वीर? देखिए, ये समझदारी और समय का अंतर है। हरिजन उन्होंने कहा, उनको एक जिनके साथ हम बैठते नहीं थे, जिनका छुआ नहीं पीते थे, जिनको अछूत मानते थे, वो भी हरि के जन है, यह कह के उन्होंने सम्मान देना चाहा, लेकिन वो सम्मान मिला नहीं गांधी के चाहने से भी। वो आगे बढ़े अपने तरीके से, संविधान लागू हुआ तो पढ़े लिखे नौकरी में गए, वो अब बुलंदी से राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन हरिजन कहने भर से कोई सम्मान के पात्र वो नहीं हुए, बल्कि दलित में वो एक प्रतिरोध झलकता है कि हाँ हम दलित हैं, हमको दया नहीं चाहिए आपकी, तो हम दलित हैं, हम दबाए सताए गए हैं और हमको वो हक चाहिए जो हमको वंचित किया गया है। इसलिए दलित से ये बोध होता है कि हाँ ये समाज के उस तबके का है जिसका कि हक मारा हमारे ही समाज के कुछ हकमारी हुई है, तो वो प्रतिरोध के लिए खड़े हैं। तो जो प्रतिरोध के लिए खड़े हैं वो अपने को जो कहना चाहते हैं, हम बाहर वाले क्यों उसको तय करेंगे कि तुम हरिजन कहे कि अनुसूचित कहें। अनुसूचित शब्द तो अंग्रेजों ने लाया, एक तो कैटेगरी उन्होंने बनाई, अपने संविधान अपने कानून के लिहाज से सही था, लेकिन अब हमको लगता है कि दलित शब्द स्टेब्लिश है और राधा कृष्ण किशोर जी को ये एहसास हो गया होगा या हो जाएगा कि उन्होंने बेवजह का राग एक छेड़ दिया और उनकी ही फजीहत होनी है उसमें। हरिजन शब्द में मेरी समझ से कोई गालिबो नहीं है, लेकिन अगर मायावती कहती हैं, अगर वो रावण कहता है कि हमको मत कहिए, कहना हम तुमको रावण दलित कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, हम नहीं कहेंगे। इसलिए दलित शब्द ज्यादा स्टेब्लिश है। दलित जातियों की ओर से दो रेफरेंस किया जाता है, एक तो बताया जाता है कि 1982 में और दूसरा 2010 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन जारी होता है, उसमें दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप किसी को हरदन नहीं कर सकते, इसके बदले में दलित शब्द का या अनुसूचित जाति का। ये हमको ध्यान नहीं है कि हरिजन शब्द कहने से मना किया गया, बल्कि यह कहा गया है कि किसी के भी जो सो कॉल्ड निम्न जिसको जाति कहते हैं, उसको अगर अपमानजनक ढंग से आप उस जाति का उल्लेख करके आप उसके साथ गाली गलौज करते हैं, तो ये वो एट्रोसिटी वाला जो कानून है उसके दायरे में आएगा। दलित कहीं का, हरिजन कहीं का, चमार कहीं का, चमार हो औकात में रहो, तो ये सीधे सीधे उसके पूरे जाति को आपने अपमानित किया। तो ये आप कह रहे हैं तो हम उसको देख लेंगे कि हरिजन नहीं कह सकते, दलित कह सकते हैं, ऐसा शायद नहीं है, लेकिन ये है कि आप जाति विशेष के लिए उसको अपमानित करने के लिए अगर आप कोई इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज किसी व्यक्ति, उस जाति के व्यक्ति को, तो वो माना जाएगा उस एक्ट में। श्रीनिवास जी, खैर इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। हेमंत सरकार के लगातार 6 वर्ष पूरे हो गए। हेमंत सोरेन की एक पृष्ठभूमि रही है, वो पृष्ठभूमि रही है विषम गुरु, जल जंगल जमीन की, झारखंडी अस्मिता की, झारखंडियत की। वे 1932 के खतियान की बात करते हैं, शरना धर्म कोड की बात करते हैं, CNT एक्ट को खूबहू संरक्षित करने की, तमाम जो उनके इश्यूज हैं। लेकिन हालिया दिनों में आपके एक मित्र हैं विनोद, फॉरवर्ड प्रेस में एक आलेख लिखते हैं और वे दावा करते हैं या इसका इशारा करते हैं कि बाबूलाल का जो विकास का मॉडल है, जो बाबूलाल घोषित रूप से करते रहे कि CNT एक्ट में संशोधन होगा, रांची के चारों तरफ 20 किलोमीटर के दायरे में CNT फ्री किया जाएगा और सड़कों का विकास, इमारतों का विकास ही विकास है, सड़कों का जाल बिछेगा तभी विकास। तो अब जो बाबूलाल मरांडी का जो मॉडल था वही हेमंत का मॉडल बनता जा रहा है, क्योंकि आप हेमंत सोरेन का की जो पॉलिटिक्स आप देखते रहे, और मैं कहूं कि प्रभात खबर में रहते हुए जेएमएम की पूरी पॉलिटिक्स को देखा है, क्या वाकई ऐसा होता नजर आता है आप? मैं मानता हूं कि एक तो हेमंत सोरेन की कोई
हेमंत सोरेन के कोई पॉलिटिकल कोई प्रशिक्षण से गुजरे हैं ऐसा हमको लगता नहीं। एक तो उत्तराधिकार में मिल गया, इस लिहाज से ये लकी हैं कि वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं। और इनके विरोधियों ने कुछ गलतियां ऐसी की कि ये नायक बन गए। अच्छा, विरोधियों की गलती के कारण ये अभी जो नायकत्व इनको है, इससे चुनाव में जो मुझे लगता है कि वो जो गिरफ्तारी वगैरह हुई, वो लोगों के मैसेज ठीक नहीं गया। ये आदिवासी के प्रतीक बने जिसको कि वो अपने एजेंसीज के माध्यम से प्रचारित कर रहे थे। मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि आपका इशारा इस ओर है कि हेमंत सोरेन अपने कर्मों से महानायक नहीं बने, फिलहाल अभी प्रोसेस में ये संभावना तो है, उम्र है इनके पास। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिबू सोरेन ही उनके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए, जिसको हम जैसे लोग जिन मूल्यों और नैतिकता की बात करते हैं, उसके प्रति कोई सॉलिड कमिटमेंट है, हमको संदेह हमेशा होता है। जब ये वाजपेयी सरकार में शामिल हो सकते हैं, जब हेमंत सोरेन यहाँ अर्जुन मुंडा सरकार या रघुवर सरकार डिप्टी सीएम बन सकते, इसका मतलब कि सेकुलरिज्म इनके लिए कोई वो मूल्य नहीं है जिस पर कोई समझौता नहीं हो। क्योंकि मायावती कहती हैं कि बहुजन समाज के हित के लिए हम कुछ भी करें, तो आप कभी भी कहिएगा आदिवासी हित के लिए जो भी करना पड़े तो तुरंत तर्क मिल जाता है कि साहब कितना आप मान सकते हैं, हम कांग्रेस का हमको पूछने तो हम चले गए उधर। तो मतलब कि आपका उधर या उधर जाना उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा। ना ऐसा हो, मैं ये चाहूंगा कि हम जैसे लोगों के लिए दिक्कत है कि जिन ताकतों को हम नुकसानदेह मानते हैं देश समाज के लिए, उसके ये विकल्प में हैं, तो इनको हम मानते हैं कि टिकना चाहिए और ये वहां ना जाएं। जैसा कि आपने संकेत किया कि आदिवासी हिंदू नहीं भी हैं और पूरे आचरण में आप हिंदू जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और दावा करते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी समाज पर इसका एक व्यापक असर होता है। उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, एक आइडेंटिटी की तलाश में वो निकलता है। अचानक मालूम होता है कि वहां तो कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और फिर वे हिंदुओं का पोस्टर बॉय बन के सामने चलाते हैं। वही तात्कालिक हित दिखता है ना। दूसरा जो आपने कहा कि वो CNT अकबर बाबूलाल वाले लाइन, तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज का जो आगे बढ़ा हुआ तबका है, आदिवासी हो या दलित हो, दोनों समाजों की यह दिक्कत है कि इस समाज का जो लोग आगे चला जाता है तो वो अपने समाज से कट करके वो दूसरे क्लास में शामिल होता है। जैसे कि अम्बेडकर जैसे कितने हैं, वो IAS बन गया तो IAS बन गया। अब वो IAS सवर्ण जाति की महिला से शादी करेगा, सवर्ण की तरह रहेगा। तो आदिवासियों में भी वो जो है कि देखिए, सिद्धांत रूप में मैं ये मानता हूं कि कोई भी आरक्षण सिद्धांत रूप में सही नहीं है। आरक्षण सही नहीं है नीतिगत रूप से, बराबरी होना चाहिए, लेकिन बराबरी हो तो पहले। आरक्षण गलत है, लेकिन जब 100% मंदिर में पुजारी की नौकरी आरक्षित है एक जाति के लिए और 100% नाली साफ करने की आरक्षित एक जाति के लिए, तो उस आरक्षण पर तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी आरक्षण पर क्यों कर चिंता है? बेटर की नौकरी आरक्षित नहीं, रिजर्व है, कोई दूसरा दावा करने वाला नहीं है, हमको चाहिए। तो ये जो है ना, आरक्षण सिद्धांत गलत होते हुए भी अभी जो व्यवहार में जो हमारा समाज है उसमें आरक्षण जरूरत है। उसी तरह CNT का कानून जो है वो एक टाइम बीइंग के लिए है। एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रतिबंध ठीक नहीं लगेगा कि भाई एक जमीन का टुकड़ा हमारे पास है, एक आपके पास है, आप आदिवासी है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि तुम 5 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकती हो, हम उसको 25 लाख में बेच सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दो व्यक्ति में, इसलिए कि आदिवासी नहीं बेच सकता है, तो लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर यह छूट होती, जो सिद्धांत मैंने कहा कि गलत है, तो आदिवासी के पास जमीन ही नहीं रहती। आदिवासी के पास जमीन ही नहीं होता, क्योंकि खरीदने वाले तो चारों तरफ हैं पड़े हुए, और जितना पैसा ले लो सारी जमीन उनके पास चली जाती। इसीलिए यह रोक वाजिब है। और विकास का जो मॉडल अगर हेमंत सोरेन को वह दिख रहा है, तो पहले आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए ना भाई, किसके लिए विकास? आप जो रांची शहर को चमका देंगे, बड़े बड़े फ्लैट, स्कूल, होटल बनेंगे, उसका उपभोक्ता कौन होगा? उसमें गार्ड, चपरासी, नौकर का नौकरी आप दे देंगे, लेकिन उसमें मौज करने वाले, हम तो कह रहे हैं, एक लड़का से बहस हो रही थी यहाँ रोड पर, हम नकली को लाने जाते हैं,
CNT एक्ट पर ही बोला कि ये खत्म कर दिया जाए ना तो रांची का विकास। हम कहे तुम आगे अगल बगल सामने देखो, दिख रहा है तुमको ये फ्लैट सब अपार्टमेंट, 10 अपार्टमेंट चमक रहा है, तुम जाके पता करो उसमें कैठो आदिवासी रहता है। ये 15 मंजिल का फ्लैट है, एक एक का कीमत 1 करोड़ है, ये 25 लाख का, वो 50 लाख का। अगर इसमें 500 आदिवासी तुमको नहीं मिल रहा है तो ये जो जमीन तुम चाहते हो बेच के विकास हो जाएगा, तो वो तो दारू पी करके किनारे हो जाएगा, जंगल में चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। तो एक आदिवासी था बगल में, उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बोलता नहीं है लोग, नहीं आप ठीक बोले, आप ठीक बोले। तो ये समझने की सवाल है कि विकास का जो चमक है ना, बम्बई और गुजरात और कोयटो बना देंगे और टोयटो बना देंगे, मोदी जी कहते हैं, वो किनके लिए विकास होगा? तो ये असल बात है कि जहां आप नीचे के लेवल पर आप पहले देखिए कि किनको विकास विकसित करना चाहते हैं, तो उसको साथ अगर लेके नहीं चलेंगे तो वो नकली विकास होगा, क्योंकि ये असंतुलन और बढ़ता जाएगा। तो अभी ही देश में जो संपत्ति का बंटवारा है कि 5% लोगों के पास 80% संपत्ति जमा है, आप बाकी लोग 80 करोड़ का 5 किलो का अनाज लेने के लाइन में खड़े हैं, तो ये कौन सा विकास है भाई? कैसा विकास है कि 80 करोड़ लोग गदगद है झोला लेकर के? तो ये विकास तो नकली है, ये इसका बुरा नतीजा होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग दरिद्र होते जाएंगे तो एक दिन उसका गुस्सा झेलिएगा आप। नहीं तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का विकास का जो मॉडल है अब वही हो गया है जो भाजपा का विकास का मॉडल है? नहीं, हमने कहा, पहले भी कहा कि हेमंत सोरेन ये संभावना बची हुई है की दृष्टि बहुत साफ है। हमको नहीं लगता है ये उनके आसपास जिन सलाहकारों से घिरे रहते हैं उससे प्रभावित होते होंगे। तो ये दिक्कत यह है कि आदिवासी और दलित नेता मंत्री बनता है तो सेक्रेटरी सबसे पहले ब्राह्मण राजपूत को चुनता है। सबसे भरोसेमंद वही होता है, चोरी चिकारी कराने में मदद करता है। दलित आदिवासी भी नेता बनता है तो सेक्रेटरी और राजपूत ब्राह्मण अलग हो जाएगा, क्योंकि होशियार है ना, वो सिखाएगा, बुद्धि सिखाएगा, अच्छा भी सिखाएगा, बुरा भी सिखाएगा। तो जिधर आप जाना चाहे, आप गलत जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो उसका रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज का आइडिया भी वही एकदम दिल्ली में लोकसभा चुनाव होते ही दलाल लोगों के पास लिस्ट आ जाता है कि नया MP कैसे चुन के आ रहा है, नया मुर्गा के जाते ही उसको घेरेगा, सर आपकी सेवा में, तो उसको सिखाएगा कि आपको क्या क्या अधिकार है, पार्लियामेंट के मेंबर बन गए तो आपको क्या क्या अधिकार है, वो कैसे हासिल करें, हम आपकी मदद करेंगे। अब उसके चक्कर में रह जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है ऐसा। तो वही हालत है नेता मंत्रियों का भी, तो वो असर उनका हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये विकास तो का चमक तो अच्छा लगता है लोगों को भाई कि बम्बई और टोक्यो और सिंगापुर बन जाए, ये किसी को भी अच्छा लगता है। लेकिन जब तक आपके यहाँ इस भीषण रूप से विषमता है तो प्राथमिकता तो आपकी वहां होनी चाहिए। अगर आप उस समाज को कई प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और जो आपने दावा किया और कहते हैं कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पॉइंट करना चाहिए भी। ये कोयटो और सिंगापुर बनाने की बारी भी बाद में आएगी, फिलहाल नहीं। अगर वो उस रास्ते पर जाएंगे तो ये मुझे लगता है दुखद होगा। अभी संभावना तो बनी हुई है कि ये समझेंगे, इनके लोग समझाएंगे इनको। तो ये थे हमारे साथ जिनका मानना है कि हेमंत सोरेन ने बाबूलाल का जो विकास का मॉडल है अभी पूरी तरह अडॉप्ट तो नहीं किया है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता और राजनीतिक प्रशिक्षण पर सवाल जरूर खड़ा होता रहा है। बावजूद इसके सीएम हेमंत में संभावना बची हुई है और इस बात का आस बचा हुआ है कि वह आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, वंचित जातियों की जो अस्मिता है और संघर्ष है, उसका सम्मान करते हुए विकास का एक नया मॉडल पेश करें। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।